जय हिंद। आज आपके लिए लेकर आ गए हैं। देखिए, जो कि हम काफ़ी दिन से बोल रहे थे लेकिन हमको टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए नहीं हो पाता था, लेकिन आज हम कर देंगे। और इसको मेन लाने का मकसद है कि इससे ये लाए हैं, उसके बाद लाएंगे बॉन्ड कैसे कौन सा बॉन्ड, साथ संयोजित बॉन्ड किसे कहते हैं, वैद्युत संयोजित बंधन किसे कहते हैं, और उपसाथ संयोजन बंधन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब लाएंगे। पाई बॉन्ड क्या है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये सब लाएंगे। इसीलिए इसको पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी हो जाएगा, इसीलिए हम इसको लाएं, नहीं तो पहले उसको लाते। लेकिन ये जब पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो ठीक है। कोई टेक्निकल का एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ से क्वेश्चन जो भी ग्रुप डी, जैसे ग्रुप डी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, उसी प्रकार से जो RILP आ रहा है, बहुत सारा जो टेक्निकल का एग्जाम जिसमें होगा, दरोगा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि दरोगा में साइंस नहीं पूछता है, उसमें भी पूछता है, तो यहाँ से भी हो सके उसमें भी डाल दिया जाता है। और ये रेलवे तो बहुत मात्रा में पूछता है, खासकर ग्रुप डी में तो इसका इतना पूछता है कि मत कहिए। तो एक बार इसको देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बताएंगे। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएंगे निकालना, कोर इलेक्ट्रॉन बताएंगे, संयोजकता बताएंगे, धातु बताएंगे, उपधातु बताएंगे, परमाणुकता बताएंगे, एकल परमाणु, द्वि परमाणु, त्रि परमाणु, मूलानुपातिक सूत्र, अनुभार, समस्थानिक, संभारिक और परमाणुकता, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाष्प घनत्व जो कि आपको नहीं दिखता होगा। ठीक है, ऊपर में ही कहीं यहाँ बाष्प घनत्व लिखा हुआ है, बाष्प घनत्व नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन। ठीक है, सोडियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, SI सिलिकॉन हो जाएगा। उसके बाद 14 एक प्रकार, ये पहले देख लीजिए, हम 1 2 करके लिख रहे हैं, इसका मान 1 2 नहीं होता, सोडियम होता है 11। ठीक है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 हो जाएगा। आप देखिए, आप लोग ये सब आप तो जानते होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते होंगे। देखिए इसको पहले जो निकालना जानते हैं, उससे पहले हम बता देते हैं कुछ, उसके बाद इसको निकालेंगे। ठीक है, SPDF जो जानते हैं, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल जो होता है SPDF, उससे पहले कक्षा जानेंगे। ठीक है, KLMN। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर, n के मान जितना रखिएगा उतना निकलेगा। ठीक है, पहला 1 रखिए, पहले n बराबर 1 रखिए तो कितना होगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2। उसी प्रकार से जब n बराबर 2 रखिएगा,
n बराबर 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। उसके बाद यहाँ पर अगर रखिएगा n बराबर 3 रखिएगा तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, कितना हो गया 18। उसी प्रकार से फिर n बराबर अगर 4 रखते हैं तो n बराबर यहाँ 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर गुने 2 तो 4 4 16 दूना 32। ठीक है, तो देखिए पहला में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसी से निकलता है ये निकलेगा। उसके बाद आपको ये सारा बताया जाएगा। तो ठीक है, आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। n बराबर पहले 1 रखिएगा, उसके बाद 2 रखिए तो निकल जाएगा। ठीक है, ये आध करके भी रखिएगा तो अच्छा होगा कि आपको तुरंत बन जाएगा, लेकिन आध नहीं रहेगा तो आपको 2n² से निकालना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा इसका KLMN, KLMN यानी 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32। चलिए इसको मिटाते हैं। ये सब 10 मिनट में पढ़ने का है। उसके बाद आइए यहाँ पे, चलिए इसको निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 8 2 10 1 11, 8 2 10 1 11। इसी प्रकार से इसको निकालिए, कितना होगा 2 8 2, 2 8 2 यानी 2 8 2 10, 10 2 12। उसी प्रकार से 2 8 3, कितना हो गया 8 2 10 3 13। इसी प्रकार से इसको निकालिए 2 8 4, 2 8 4। देखिए 2 8 2 10, 10 4 14। इसको निकालिएगा 2 और 8, कितना हो गया 8 2 10 5 1, कितना हो गया 15। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइए 2 8 6। 8 से कम जितना हो जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 से कम होना चाहिए लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरीन के साथ कितना होता है 17, 2 8 7। क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 2 8 7 हो जाएगा। ठीक है, आर्गन का 18 होता है 2 8 8 2 10, 10 8 18 18। हाँ ठीक है, 2 8 10 8 8 18। ठीक है, आप बोलिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट 18 ले लेते, डायरेक्ट 2 8 18 ले लेते। 18 काहे ले लिए, क्योंकि 18 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 8 से कम ही लेना है पहले। ठीक है, उसके बाद आइए एक वीडियो बना देंगे SPDF निकालने के लिए। SPDF शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि निकालते हैं, जो ऐसे ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके निकाला जाता है, आप लोग जानते होंगे। उसी से ये निकलता है कि क्यों ज़्यादा नहीं लिया जाता है। पहले इतना समझिए, इतना समझ आइएगा तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए 2 8 8 1, 8 2 10, 10 8 18 18 1 19। उसी प्रकार से आइए 2 8 8 8 2 10 8 18 2 20। ठीक है, अब आइए संयोजी इलेक्ट्रॉन में। पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन में आइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो अंतिम में जितना रहेगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंतिम में सारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, समझ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देखिए जो अंतिम में रहेगा वह संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जब अंतिम को गोली मारो, अंतिम को गोली मारो, उसके बाद आ जाओ यहाँ, अंतिम को छोड़कर जितना बचा है, अंतिम को छोड़कर जितना बचा है, अंतिम को छोड़कर जितना बचा है वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, अंतिम को छोड़कर जितना बचा है वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। जब किसको, अंतिम को जब
हटा देगा, उसके बाद जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन बचेगा, कोर इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसके बाद संयोजकता, उसके बाद आता है संयोजकता आता है। तो संयोजकता क्या होता है देख लीजिए। संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित, संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित 1 2 3 4, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम में उपस्थित रहता है तो इसी को हम संयोजकता कहते हैं, संयोजकता। अब ये जान लीजिए संयोजकता, संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होता है। अगर 4 से ज्यादा हुआ तो पड़ जाएगा आपको बाधा, इसीलिए 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 से कम हो जाए तो हो जाए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बोलिएगा कि 4 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, 4 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए 5 4 से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना है, बस 8 मूल के 8 में घटा देना है। कुछ नहीं करना है, 8 में से जितना है उतना घटा देना है, ठीक है। 8 में से जितना है उतना घटा दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 से ज़्यादा होगा तो पड़ जाएगा बाधा, इसीलिए 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप समझ गए होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। बस आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, ठीक है। कौन कौन हो गया था, 3 को हो गया, बाकी जो है उसमें अब देखिए। उसके बाद आइए धातु। धातु 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 क्या है, धातु क्या है, धातु क्या है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु तन्यता होता है, धातु आधारवर्धनीयता होता है, ठीक है। तो आप धातु कैसे पहचानिएगा, धातु को पहचानिएगा कैसे, धातु को आप कैसे पहचानिएगा, धातु, ठीक है। तो आप धातु को पहचानने का जो आसान तरीका है, ठीक है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो वो धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे में देख लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और इसमें देखिए इसमें कितना है, 1, इसका 2 संयोजी, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। और धातु पहचाने का एक आसान तरीका है, ठीक है, उसमें जिसके अंतिम में यम लगा हुआ, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सेलेनियम, और यम, जिसमें यम लगा होगा वो धातु आ जाएगा। आप बोलिएगा कि सोना धातु है, सोना में यम काहे लगा हुआ है, तो सोना, अरे भाई वो तो जानता है, सोना जाना पहचाना है, लोहार जाना पहचाना है, ये सब तो ऐसे याद रख लेगा। सोना तांबा, सोना ये सोना लोहार तो ऐसी याद रख लेगा कि ये तो चलता फिरता चीज़ है, ये तो आप लोग जान जाइएगा। लेकिन जिसमें यम लगा होगा वो धातु ही कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं कहलाने वाला है, वो धातु कहलाएगा। देखिए धातु पहचान जाइएगा, जिसके अंतिम में 1 2 3, जिसमें 1 भी रहेगा तो धातु कहलाएगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो धातु कहलाएगा, ठीक है। धातु कहलाएगा, धातु कहलाएगा। धातु आप समझ गए होंगे धातु कैसे निकाला जाता है। उसके बाद देखिए कैसे वो धातु निकाला जाता है, कैसे, और उपधातु कैसे निकाला जाता है, जिसमें कि धातु हो गया, संयोजकता हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें धातु हो गया। उसके बाद आइए वो धातु से पहले धातु देख लीजिए, सीरियल से देख लीजिए। उपधातु, धातु और धातु को अलग करता है, पीरियोडिक टेबल में धातु और धातु को अलग करता है। उपधातु जिससे जिगजैग मोशन के रूप में रहता है, उपधातु जिगजैग मोशन के रूप में रहता है, ठीक है, जिगजैग मोशन। तो धातु जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, संयोजी जिसका संयोजकता 4 होता है,
चार होता है सिर्फ वो उपधातु हो जाएगा। चार जिसका होता है उपधातु हो जाएगा, जिसे बेरिलियम बेरियम और सिलिकॉन सिलेनियम गैलियम ये सब क्या है, उपधातु है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो, 4 हो, उसको उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अधातु आइए, अधातु 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 जिसके 4 से अधिक हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो, यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। 8 से ज़्यादा नहीं होता है, 8 से ज़्यादा नहीं होता है, 8 से कम, 8 से ज़्यादा नहीं होता है, 8 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और अकरीय गैस के संयोजकता हमेशा अकरीय गैस बोलिए, 0 ग्रुप बोलिए, 18वां ग्रुप बोलिए, ठीक है, नोबेल गैस बोलिए, वही आ जाता है 18वां ग्रुप के। उसका अंतिम में कितना रहता है, 8 रहता है 8, लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम रहता है 2, हीलियम में कितना रहता है 2, हीलियम में कितना रहता है 2, हीलियम को छोड़कर। ठीक है, तो आप वो धातु भी निकालना जान गए होंगे, 5, 6, 7 और 8 रहेगा, वो क्या हो जाएगा, संयोजक क्या रहेगा, वो 5, 6, 7 क्या रहेगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता जिसको बोलते हैं संयोजकता बोलते हैं, उसे संयोजकता बोला जाता है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3, 4 तक जो आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संयोजकता कहलाता है। ठीक है, संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता है, 4 से अधिक संयोजकता नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसका भी संयोजकता क्या हो जाएगा, इसका भी संयोजकता 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा, इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 होगा, फिर 3, 2, 1, 0 होगा, फिर 1, 2, 3, 4 होगा, फिर उसी 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए अकरीय गैस का संयोजकता कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इसे 0 ग्रुप कहते हैं, शून्य ग्रुप कहते हैं। संयोजकता कितना होता है 0, 0, 0, 0, 0, 0, यानी लड्डू जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, गणेश जी वाला भोग वाला। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको समझाते हैं परमाणुकता। परमाणुकता किसे कहते हैं, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। जैसे में CaCO3 कैल्शियम का कितना होता है 20, कैल्शियम का 20, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, 24, 30, 20, 50, 30, 20, 50, ये परमाणुकता हो गया। ठीक है, परमाणुकता यही हो गया, ये क्या हो गया परमाणुकता। परमाणुकता इसी को कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। और कुछ भी और उठा सकते हैं, जैसे जल ले लीजिए ना, जल। ठीक है, जल इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हो गया 1 गुना 2, तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 8 होता है, कितना हो गया 8, 2, 10। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका ये निकालने का, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर ये सब जानते हैं अगर आप लोग ये सब जानते हैं तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अगर दे देगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आइए एकल परमाणु, इसमें आता है एकल परमाणुकता, एकल, दुक्कल, तिक्कल, यानी 1 परमाणु, 2 परमाणु, त्रिपरमाणु जो कहते हैं, 1 परमाणु, 2 परमाणु, त्रिपरमाणु क्या है, तो देखिए 1 परमाणु, एक परमाणविक, देखिए 1 परमाणविक में जिसमें जो अकेला है, जैसे मैग्नीशियम क्या है अकेला है, कैल्शियम क्या है अकेला है, आर्गन क्या है अकेला है, पोटेशियम क्या है अकेला है, फास्फोरस क्या है अकेला है। ये सब जो है वो एकल परमाणु के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, एक एकल परमाणु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एकल परमाणु के अंतर्गत ये सब आ जाएगा, एकल परमाणविक कहलाता है, एकल परमाणविक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए
एक बार ध्यान से, सिर्फ एक बार ध्यान से अगर देख लीजिएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए द्विपरमाणु। द्विपरमाणु क्या होता है? द्विपरमाणुविक। द्विपरमाणुविक, द्विपरमाणुविक में जैसे आप लोग नाम सुने हैं O2 का, H2 का, Cl2 का, ठीक है, ये सब नाम सुने होंगे। ये सब जो आता है वो द्विपरमाणु के अंतर्गत आता है, द्विपरमाणु का अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 2018 वाला से ग्रुप डी में इतना पूछा था, इतना पूछा था, इतना पूछा था कि मत कहिए, बहुत ज्यादा पूछा था कि एक परमाणु क्या है, दो परमाणु क्या है, त्रिपरमाणु क्या है। तो देख लीजिए द्विपरमाणु का ये उदाहरण है, द्विपरमाणु का। ठीक है, जो हमेशा दो के रूप में आता है, जिसमें दो लगा हुआ रहता है, वो सिंगल कभी ना आएगा, वो दो के रूप में आएगा, तो उसे द्विपरमाणु कहा गया है, उसी को द्विपरमाणु कहा गया है। ठीक है, और त्रिपरमाणु के देख लीजिए, त्रिपरमाणु, त्रिपरमाणुविक, यहाँ पर लिख दीजिए ठीक, सिर्फ तीन परमाणुविक। तो तीन परमाणुविक में जैसे ओजोन के नाम सुने हैं, O3 और P4 और सल्फर S8, सल्फर 8, ये सब जो आता है वे दो या दो से अधिक को त्रिपरमाणु कहा जाता है। तो जैसे O3 ओजोन, ठीक है, O3 ओजोन परत, O3 जिसको बोलते हैं, और ओजोन परत की जो मोटाई मापा जाता है उसे डोप्सन से मापा जाता है। और अटलांटिक महासागर के ऊपर छिद्र हो गया था ओजोन परत में, वहीं छिद्र हुआ था, अब भरा गया है, वहीं छिद्र हो गया था। और ओजोन परत में जो छिद्र होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, ओजोन परत जो परावैंगनिक किरण से हम लोगों को बचाता है कैंसर होने से। यह सब O3 हो जाएगा, P4 हो जाएगा, सल्फर S8 हो जाएगा। ये सब त्रिपरमाणु के अंतर्गत आता है, ये सब त्रिपरमाणु के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक समझ गए होंगे, त्रिपरमाणु हो गया। चलिए, ये इसका काम नहीं है, अब काम है, हाँ है काम, ठीक है, रहने दीजिए इसका। उसके बाद आइए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र आप लोग नहीं जानते होंगे, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, जानते भी होंगे, ठीक है, हम मजाक में बोल दिए कि नहीं जानते होंगे, जानते होंगे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, अनुसूत्र, एक लिखते हैं अनुसूत्र, जैसे C6H12O6, ये क्या है, अनुसूत्र है, ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का। उसके बाद यहाँ लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, इसको बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। जब इसको काट दिया जाता है, काट कर जो बचता है उसी को हम मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। जैसे में इसको काट दीजिए, छो से, छो दूना 12, छो एकम 1, छो एकम 1, छो दूना 12, छो एकम 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C1 और H2 और O1 बचेगा, O1 बचेगा। इसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। सूत्र नहीं, यहाँ पर मूलानुपाती सिर्फ लिखे, हम सूत्र लिखे थे, सूत्र कोई बताना, इसलिए ये मूलानुपाती हो गया, ये अनुसूत्र हो गया, ये मूलानुपाती हो गया। ठीक है, अब आप लोग जान गए होंगे कि मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका जो बचा हुआ रहता है, कटा हुआ भाग, वही बचता है। ठीक है, जैसे में H10 हो जाएगा। C4 दोगुना से दो ज्यादा होता है, कौन दोगुना से दो ज्यादा होता है, एल्केन दोगुना से दो ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, C4H10, तो क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसको जब काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C2 और H
5। ये हो गया मूलानुपाती, इसको बोलते हैं मूलानुपाती, और ये हो गया क्या हो गया, अनुसूत्र हो गया। अब आइए मूलानुपाती सूत्र बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, अनुसूत्र निकालना है आपको, दे देगा अनुसूत्र निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है। अनुसूत्र बराबर होता है n गुना मूलानुपाती सूत्र, n गुना मूला अनुपाती, ठीक है। यहाँ पर n का मान दे देगा रखने के लिए, और कुछ किसी का मान दे देगा, बोलेगा कि अनुसूत्र निकालिए, मूलानुपाती सूत्र दे देगा और n का मान दे देगा, बोलेगा अनुसूत्र निकालिए। तो जानिएगा तो ना कि गुना होता है कि भागा होता है कि जोड़ होता है कि घटा होता है, तो जानिएगा। तो देखिए क्या होता है, गुना, ये गुना होता है। अनुसूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मूलानुपाती सूत्र क्या है और अनुसूत्र क्या है। ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। आप लोग लिख लीजिए, नहीं ऐसे लगेगा कि हम देख लिए तो आज हो गया, लेकिन ऐसा बात है नहीं। इंसान को अगर देखते ही आज हो जाएगा, देखते ही एक ही चीज होता है, देखते ही प्यार होता है सिर्फ, और याद देखते ही आज किसी को आज तक हुआ ही नहीं, ठीक है। इक्स के अलावा देखते ही कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। याद तो देखते ही होगा ही नहीं, जब उसको 3-4 बार नहीं देखिएगा अभी लगेगा कि हमको याद है, लेकिन ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आइए अनुभार। अनुभार क्या है, तो अनुभार क्या है, तो अनुभार आप लोग जानते होंगे अनुभार क्या है। जैसे CO2 इसका अनुभार निकालना है, अनुभार इसका निकालना है। तो कैसे निकलेगा अनुभार इसका अनुभार आपको निकालना है, तो अनुभार कैसे निकलेगा, तो अनुभार इसका निकलेगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, तो इसका आभार होगा कितना हो जाएगा, कार्बन 6, और इसका कार्बन 6 दूना 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 गुना 2, 8 दूना 16, कितना होगा 8 2 28, कितना होगा 28। इसका अनुभार कितना हो गया 28। उसी प्रकार से H2 भी ले लीजिए ना, H2 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 1 गुना 2 तो 2, और प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूना 16, टोटल कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। और इसमें एक चीज पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर का दोनों का अनुपात अगर नहीं पूछेगा, इसमें पूछता है तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2 और ये होगा 16, काट दीजिएगा तो 1:8। आप लोग ये देखे होंगे कहीं आंसर में या क्वेश्चन में ये मिला होगा आपको, तो यही अनुभार होता है, अनुभार होता है। आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे में टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का 17 होता है, 17 में 34 नहीं होता है, 35.5 होता है। इसमें कुछ खतरनाक होता है कुछ, ठीक है। चलिए ये भी समझ गए होंगे आप लोग, अनुभार। उसके बाद आगे आइए, अनुभार हो गया। उसके बाद समस्थानी। समस्थानी किसे कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, H1 H12 H13, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो H11 बढ़िया से लिखते हैं, H11 H2 H13, ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। 3 को समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, उसी से आपको बताते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमाणु संख्या को सूचित जो किया जाता है, परमाणु संख्या को सूचित किया जाता है क्या चीज से, जेड से। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, और परमाणु भार को
जो है वो ए से सूचित किया जाता है। परमाणु भार के को ए से सूचित किया जाता है, लेकिन परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए यहाँ लिख सकते हैं जेड बराबर, यहाँ पे जेड बराबर, और यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर। ठीक है, जेड तो आप लोग समझ गए परमाणु संख्या को जेड से और परमाणु संख्या को जेड से, और परमाणु भार को क्या चीज से, ए से, परमाणु भार को ए से। ठीक है, और प्रोपेन की प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या दोनों बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण नहीं किया हो या त्याग भी नहीं किया हो, कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी नहीं किया है, त्याग भी नहीं किया है, तो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होता है, उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तीनों बराबर होता है, प्रोटॉन, परमाणु भार और इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में बराबर होता है। हाँ, कब बराबर होगा इलेक्ट्रॉन, जब वो ना ग्रहण किया है ना त्याग किया है, तब वो बराबर हो जाएगा। तो प्रोटॉन, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों बराबर होता है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, परमाणु भार को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप समझिए ये समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक देखिए किसे कहते हैं। देखिए ये हो गया समस्थानिक का उदाहरण, क्योंकि देखिए इसमें परमाणु संख्या समान है सभी का, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, परमाणु संख्या समान है। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा होगा, आँख खोल कर देखिएगा तो परमाणु द्रव्यमान आपको भिन्न भिन्न दिखता होगा। जैसे में यहाँ एक है लेकिन यहाँ दो है, लेकिन यहाँ तीन है, लेकिन यहाँ तीन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। इसी को समस्थानिक बोला जाता है, जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसी को समस्थानिक बोलते हैं। और समभारिक इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा, वो हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये समभारिक हो जाएगा, वे समभारिक हो जाएगा। उसके बाद आगे आइए, आप समझ गए होंगे समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, आगे भी है कुछ पॉइंट बचा हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी और प्रोटॉन की संख्या भी हम बता दिए थे कि तीनों बराबर होता है, जिसको कि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु की संख्या दोनों बराबर होता है। परमाणु की संख्या को जेड से सूचित करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु भार को, परमाणु द्रव्यमान को या परमाणु भार को आप ए से सूचित करते हैं। क्या चीज से, ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब एक पूछता है कि आपको दे देगा, जैसे में आपको क्या देगा, हाँ CaCO3 में CaCO3 में आपको बताना है कि कैल्शियम का प्रतिशत, Ca का प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपसे, ये क्वेश्चन पूछ लेगा और पूछ लेता है और पूछ लेगा भी। ठीक है, कभी ना कभी पूछ लेगा, तो आप देख लीजिए, उससे पहले सीख लीजिएगा, तो पूछते क्या और फायदा होगा, क्योंकि निकालना तो जानते हैं ना, आपको हम सिखा देते हैं। ठीक है, नहीं भी जानते तो आप लोग सीख लीजिएगा। तो इसमें क्या करिएगा, पहले इसका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, सभी का जोड़कर द्रव्यमान निकालिए, सभी को जोड़कर इसका द्रव्यमान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है, 20, तो 20 दूना 40। उसके बाद कार्बन के कितना होता है, 6 दूना 12। उसके बाद आइए, ये कितना होता है इसका, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 8, तो 8 का 8 16 तिया 8 का 8 होता है, 8 दूना 16 और 16 का 16 32 16 तिया 48। अब बोलिए कि 48 कैसे किए, तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का
परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार होता है 16। परमाणु भार होता है 16 और 16 से जब 3 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 वो है, तो 16 48। इसको जब जोड़िएगा तो ये कितना होगा 60 और 40 कितना हो जाएगा पूरे 100, पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 100 हो गया इसका परमाणु भार टोटल। ये भार हो गया, यानी ए बराबर कितना हो गया पूरा 100 हो गया। जब ये बराबर 100 हो गया तो आपको पूछेगा कि क्या पूछा, कैल्शियम का प्रतिशत पूछा था। तो कैल्शियम जिसका भी पूछता है तो उसको ऊपर रखते हैं। आप लोग मैथ बहुत पढ़े होंगे, बहुत खतरनाक से भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम का पूछ रहा, तो कैल्शियम का कितना है परमाणु भार कितना है 40। कैल्शियम का 40 परसेंटेज का गणना टोटल पर होता है। ये भी आप लोगों को पता होगा, परसेंटेज चुर चुर के भरा होगा दिमाग में। ठीक है, तो इसमें टोटल पर गणना हो जाएगा। टोटल भार कितना है 100 और इससे अगर 100 से गुना करते परसेंट में बदलने के लिए 100 से कटा, तो 100 से 100 कटा बराबर कितना परसेंट 40%। 40%। ठीक है, आप लोग ये भी उम्मीद रखते हैं। ठीक है, उम्मीद रखते हैं कि समझ में आ गया उसका। इसका आंसर कितना परसेंट 40%। कुछ भी दे, ठीक है, कुछ भी दे दे, CO2 क्यों ना दे दे, CO2 क्यों ना दे दे, इसमें कार्बन का पूछे तो आप कुछ नहीं करिएगा। कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है 6। कार्बन का कितना होता है 6, कार्बन का 6 हो जाएगा। कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 6 दूना 12, कार्बन का 6 होता है 6 दूना 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा परमाणु भार। 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो कितना होगा 4 44। तो ये पूरा होगा 44, पूरा नीचे 44 और कार्बन का कितना होता है ये 12 गुना 100। ठीक है, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा उतना परसेंट। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और पूछता है, बाष्प घनत्व। बाष्प घनत्व क्या होता है, तो बाष्प घनत्व बराबर होता है अनुभार बटा 2। बाष्प घनत्व बराबर होता है अनुभार बटा 2। बाष्प घनत्व बराबर अनुभार बटा 2 हो जाएगा। तो अनुभार देख लीजिए, अनुभार इसका निकाले थे, कितना निकाले थे आप ही निकाले थे, इसका 100 निकाले थे, इसका 100 निकाले थे अनुभार, इसका 100 अनुभार निकाले थे। तो यहाँ पर 100 बटा 2 कर दीजिए, यानी 50 इसका अनुभार हो गया। बाष्प घनत्व बराबर अनुभार बटा 2। तो आपसे पूछेगा बाष्प घनत्व कितना होता है, तो 50 होता है। ठीक है, ये इतना दे देगा आपको, ये मान दे देगा आपको। ठीक है, कोई एक मान दे देगा, उसका बाष्प घनत्व पूछेगा। जैसे में अभी निकाले थे CO2 का कितना आया था 44, इसका बाष्प घनत्व पूछेगा तो क्या होता है अनुभार बटा 2, कितना हो जाएगा 22। क्योंकि अनुभार जानते हैं, अनुभार भी बताए थे, अनुभार भी निकालना बता दिए थे। और जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे तो पूरा वीडियो देखिएगा, भाग के अगर देखिएगा तो हमको नुकसान नहीं है, 1% भी हमको नुकसान नहीं है। ठीक है, नुकसान होगा आपको, नुकसान होगा हमको, 1% भी नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, और आगे इसमें उसके बाद आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें होगा, आप जान लीजिए, उसमें होगा बंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन, संयोजी बॉन्ड और ये सब वगैरह वगैरह जितना भी बंधन है, ट्रिपल बंधन, एकल बंधन, द्वि बंधन, ये सब। क्योंकि उससे पहले ये जानना जरूरी था, क्योंकि वहाँ पर बताते तो नहीं समझ में आता, इसलिए ये बता दिए। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तब कुछ करिएगा अलग। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आप लोग एक बात और बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर ग्रुप डिस्कशन में नहीं जुड़ते हैं तो प्लीज़ वहाँ से भी जुड़ा करिएगा। ठीक है, जो कि 6 बजे से चलता है और उसका PDF डेली टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर डेली याद करके आइएगा और डेली कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।